बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी में तलख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में हर रोज़ होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबर ने अपनी बीवी जोया को गाली दी, तुमसे जब से शादी हुई है मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है। जोया भी चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, अब मैं दुआ करती हूँ मुझे मौत आ जाए। अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती मैं। झगड़ा किसी बड़ी बात पे नहीं था। 4 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था, कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त ना हुआ तो उठाया डंडा और जोया को मारना शुरू कर दिया। जोया चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर जोया को छुड़वाया। जोया के सर से खून बह रहा था। बेटा डरा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। साबर ने चिल्लाकर कहा, इसमें तुमको मैं तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक बोला और जोया बेटे को लिए मैके आ गई। बेटा था कि इसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 4 साल का बेटा वो अम्मी की गोद में लेटा हुआ था। अम्मी का दुपट्टा मुंह पे ओढ़े सो जाता, माँ से एक पल के लिए भी जुदा ना होता। इधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं अपने पास रखूँगा। कोर्ट से आए ख़त मौसूल हुआ। जोया के भाई ने ख़त पढ़ा, बताया साबर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है। अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ। अम्मी बाबा क्या कहते हैं? बेटा अब 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा, माँ बाप को जुदा हुए 2 साल गुजर गए थे, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो वो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबिर का वकील काफ़ी बड़ा वकील था। केस साबिर के हक में जा रहा था। जोया महसूस कर रही थी मैं बेटे को हार जाऊंगी। जोया घर आई। बेटा अजान माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं वहाँ? अब्बू मुझे कह रहे था तेरी अम्मी गंदी है, इसके पास ना रहो। बेटे ने माँ का मुंह चूमा, हल्का सा मुस्कुराया, मेरी अम्मी सोनी है, गंदी नहीं है, पापा गंदा है। माँ की आंख से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। मामा क्यों रो रही हैं? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा माँ की गोद में लेट गया। इतने में जोया का भाई आया। जोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे, अजान को इसके बाप के हवाले करना पड़ेगा, इसका वकील बहुत बड़ा वकील है। जोया खामोश हो गई। बेटे का मुंह चूमने लगी, कभी पाँव चूमती, कभी हाथ, कभी सर। अजान सोया हुआ था। जोया ने ज़ोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। अजान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानो मैं आकर खाऊंगा। माँ ने अजान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोला, अजान बेटा, मामा साथ ना भी हुई तो खाना टाइम पे खाया करना, ज़िद ना किया करना और दुकान की गंदी चीज़ें ना खाया करना। रोज़ दांत को ब्रश किया करना, मामा तुमको रोज़ देखा करेगी यहाँ से। बेटा नहीं समझ पा रहा था मामा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। मामा ने हाथ पांव चूमे। आज फाइनल सुनवाई थी अदालत में। जोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था, काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा ना होती, बेटे की खातिर खामोश रहती। इधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा फैसला सुनाया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठा लिया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मुझे मामा पास जाना है, मुझे मामा पास जाना है, छोड़ो मुझे। जोया को होश आया। नंगे पांव दौड़ते हुए साबिर के पास गई। इसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने लगी, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे को सीने से लगा लेने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा, इस औरत को हटाओ यहाँ से। माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। बेटा तड़प रहा था। वकील मुस्कुराकर साबिर से कहने लगा, मुबारक हो जनाब, आप केस जीत गए। साबिर ने तय करदा रकम वकील को दी और चल दिया। बेटा माँ की जुदाई में रोता चीखता। इसे बाप का घर जेल लगने लगा था। माँ की शादी किसी और से हो गई। बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरने लगा। माँ अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। बाप अपनी नई बीवी के साथ। अजान जिंदा लाश बनकर जीने लगा। अजान का ना कोई कसूर था, ना कोई जुर्म था, ना कोई गुनाह।
بے گناہ سزا پائی تھی اذان نے، نہ اسکول پڑھ سکا، نہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکا۔ بالآخر باپ نے ایک ہوٹل میں برتن دھونے پہ لگا دیا۔ فارس آپ سب سے پوچھتا ہے، کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا؟ آپ میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے؟ صبر ختم ہو چکا ہے، کتوں کی مانند لڑتے ہو، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہو۔ میں دونوں میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں، تم دونوں کی نفرت تمہاری اولاد کو کھا جاتی ہے، اور فارس اس کو بھی قاتل کا نام دیتا ہے۔ پہلی شادی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ہو، اور دوسری شادی میں بڑی سے بڑی بات پہ کمپرومائز کر لیتے ہو۔ نہ جانے آج بھی کتنے بچے ماں باپ کی زہر آلود نفرت پہ قربان ہو رہے ہوں گے، جو بے گناہ برباد کر دیے جائیں گے۔ فارس آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فارس جانتا ہے شادی کے بعد میاں بیوی کی سوچ کا ملنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ دو الگ الگ انسان ہیں، الگ سوچ ہے، الگ خواہشات ہیں۔